सुप्रभात जोहार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी कुशल होंगे और अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। हमने नाटक पढ़े इसके पहले 2 और आज तीसरे और आखिरी नाटक पढ़ने का दिन है, आधे अधूरे, जिसे लिखा है मोहन राकेश ने। हमारे पाठ्यक्रम में 3 नाटक सम्मिलित थे, जिसमें पहला था भारत दुर्दशा, दूसरा था ध्रुव स्वामिनी और तीसरा है आधे अधूरे। आधे अधूरे का जो पृष्ठभूमि है वो बाकी दोनों नाटकों से काफ़ी अलग है। पिछले दोनों नाटक में हमने देखा कि पृष्ठभूमि एक में ऐतिहासिक थी और एक में भी जो समय था, देश काल, वातावरण, वो काफ़ी पहले का था। लेकिन आधे अधूरे जो है वो हमारे आज की कहानी है। और जैसे कि इसका शीर्षक ही बहुत आकर्षित करता है कि आखिर आधा अधूरा क्या है, तो इसमें बताया गया है कि हर एक व्यक्तित्व आधा अधूरा है। कोई भी व्यक्तित्व पूर्ण नहीं है। हर किसी में एक खोज, एक तलाश जारी है। कोई अपने आप से संतुष्ट नहीं है। और जैसे जैसे समय बदलता है, आधुनिक समय आता है, स्त्रियां बाहर जाकर के काम करना शुरू करती हैं। एक वो दौर था जब इस बात पे चर्चा होती थी कि स्त्रियों को बाहर जाकर काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसी दौर का लिखा हुआ ये नाटक है। और उसमें इस कश्मकश को भी दिखाया गया है कि जब एक घर की स्त्री बाहर जाकर काम करती है, तो अगर घर में कोई पुरुष है तो उसके मन में क्या चलता है उसको लेकर के, वो क्या सोचता है, क्या वो उसके काम को वो समान इज्जत दे पाता है जो एक स्त्री अपने पुरुष के काम पर जाने को देती है। और समाज में क्या ऐसे परिवार की जो संरचना होती है वो ठीक वैसे ही होती है जैसे एक सामान्य पुरुष जब कमाता है तब जो संरचना होती है परिवार की। इन सारी चीज़ों को दिखाया गया है। और इस नाटक का मूल यही है कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है। आप व्यक्ति को बदल सकते हैं, लेकिन हर व्यक्तित्व आपको अधूरा ही लगेगा। किसी में कोई चीज़ है, किसी में कोई चीज़ नहीं है। हर व्यक्ति आधा अधूरा है। तो यही इस नाटक का मूल है। बहुत ही कह सकते हैं कि रोचक ये नाटक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं नाटककार को। मोहन राकेश। इनका जन्म 8 फरवरी 1925 को अमृतसर में हुआ था। इनके पिता करमचंद अरोड़ा वकील थे। मात्र 16 वर्ष की उम्र में राकेश के पिता चल बसे, जिसके कारण घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। मोहन राकेश ने संस्कृत में एमए करके शुरू में अध्यापन और पत्रकारिता सहित कई नौकरियां की। प्रसिद्ध सारिका, कहानी की पत्रिका आती थी पहले, सारिका, तो उसका संपादन भी उन्होंने किया था। जितने वे संवेदनशील थे उतने ही वे व्यवहार में कठोर थे। राकेश स्वतंत्रोत्तर पीढ़ी के रचनाकार थे। साहित्य में वैयक्तिक समस्याओं, स्त्री पुरुष संबंधों में बदलाव, परंपरागत और नवीन मान्यताओं के द्वंद्व के प्रति उनका काफी अवदान रहा था। उन्होंने नाटक तथा अन्य साहित्यिक विधाओं में यथार्थवाद को खूब अपनाया। वे नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकारों में से थे। नई कहानी आंदोलन के बारे में आप जानते हैं कि जब कहानियों की जो पुरानी पद्धति थी वो चल रही थी, तो एक नया आंदोलन आया था, नई कहानी, और उसमें ये मोहन राकेश जो थे वो प्रमुख कहानीकारों में से थे। शिल्प, भाव, इन सब के स्तर पर इन कहानियों में नवीनता देखने को मिलती है, इसीलिए इसे नई कहानी का नाम दिया गया था। घटनाओं के चयन, पात्रों के चरित्र चित्रण तथा संवादों के संयोजन में वे बड़े सार्थक रचनाकार रहे हैं। अतः राकेश का साहित्य विशेषतः मध्यवर्गीय मनुष्य का साहित्य ही रहा, क्योंकि उन्होंने जो समसामयिक चीजें थी उनको उठाया, उनको लेकर के उस पर लिखा। हालांकि उन्होंने कुछ ऐसे नाटक भी लिखे हैं जिसके पात्र ऐतिहासिक हैं, लेकिन ज्यादातर जो उनका साहित्य रहा है वो मध्यवर्गीय मनुष्य का साहित्य कहा जा सकता है। 3 दिसंबर 1972 को मात्र 48 वर्ष की आयु में उनका देहावसान हुआ। कुछ कृतियां जो विशिष्ट हैं इनकी, जिसमें नाटक है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। ये 3 नाटक उनके बड़े ही प्रसिद्ध हुए हैं। पैरों तले जमीन एकांकी संग्रह है, अंडे के छिलके, बीज नाटक, रात बीतने तक, यात्रा संस्मरण है, आखिरी चट्टान, निबंध संग्रह है, बकलम खुद और परिवेश, कहानी संग्रह है, इंसान का खंडहर, नए बादल। जब हम आगे इनके बारे में देखते हैं तो कुछ नाटक में जो उन्होंने लिखा है उसमें आधे अधूरे का विशिष्ट स्थान है। यह अंतिम नाटक है।
उनका उनका लिखा हुआ, और यह एक समस्या प्रधान नाटक है। मतलब कि शुरू में ही उसमें एक समस्या बता दी जाती है कि इस तरह की स्थिति है, परिस्थिति है, और इसमें फिर अब आगे क्या होता है। तो इसमें आज के विघटनशील परिवार की यथार्थ समस्याओं का चित्रण किया गया है। इसकी कथा वस्तु समकालीन यथार्थ पर आधारित है। यह एक मध्य वर्गीय जीवन के साथ संबंधित है जो आहिस्ते आहिस्ते टूट रहा है। नाट्यकार ने इसमें स्त्री पुरुष संबंधों में आते बदलाव को दर्शाया है। व्यवसाय में पति असफल है, पत्नी अपने जीवन की पूर्णता प्राप्त करने में अधूरी है, और बच्चे भविष्य के प्रति निराश और उदासीन हैं। इस प्रकार यह नाटक एक जो मध्यम वर्गीय परिवार होता है उसका लक्ष्य क्या होता है। उसका लक्ष्य यही होता है कि मतलब एक जो स्वरूप अगर हम उसकी कल्पना करते हैं कैसा होगा, एक खुशहाल मध्यम वर्गीय परिवार, तो उसमें हम यही कल्पना करते हैं कि जो पुरुष है वो नौकरी पे जाए, जो महिला है वो घर में रहे, जो बच्चे हैं वो माता पिता को आदर्श माने और उनका उचित पालन पोषण किया जाए। लेकिन इस परिवार में हम देखते हैं कि एक बिखराव है। पति चूंकि व्यवसाय में असफल है और पत्नी उसकी नौकरी करती है। अब उसके मन में दो तरह का द्वंद्व है। पहला तो ये कि वह अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर पा रहा है, और दूसरा ये कि पत्नी उसके कर्तव्य को पूरा कर रही है। इसके कारण उसके मन में एक हीन भावना भी जन्म लेती है, जिसको दबाने के लिए वह अपने अहंकार को और ज्यादा बढ़ा लेता है। और जो बच्चे हैं उनका केयर करने वाला कोई नहीं है, उनका कोई उस तरह से ध्यान नहीं रख सकता है, उनका ध्यान भटकता है। बेटी है, 2 बेटी है, 1 बेटा है, तो उसको समय पे खाना पीना चाहिए, उसको समय पर केयर चाहिए, उससे कोई बात करने वाला होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। पिता अपने में मगन है और माँ काम पे जाती है तो देर से लौटती है। तो इस तरह से जो परिवार है वो विघटित होते जाता है, और एक पारिवारिक द्वंद्व वहां पर दिखाई देता है। इसका उद्देश्य क्या है इस नाटक का? तो इसका उद्देश्य एक शहरी मध्य वर्गीय परिवार की यथार्थ घटनाओं को समझना, स्त्री पुरुष के संबंधों तनावों का विवेचन करना, नाटक के विभिन्न पात्रों की मनोवृत्तियों प्रवृत्तियों तथा व्यवहारों के संदर्भ में चरित्र चित्रण करना, विभिन्न पात्रों में होने वाले संवादों पर प्रकाश डालना, देश काल वातावरण के कारण होने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट करना, और इसके साथ साथ नाटक की भाषा शैली मंचीय प्रस्तुति संबंधी विशेषताओं पर प्रकाश डालना। ये आज हमारे जो क्लास है उसका ये हमारा उद्देश्य है। इसमें हम देखते हैं कि जो शहरी मध्य वर्गीय परिवार की यथार्थ घटनाओं को समझना, तो जैसे हमने परिवार के बारे में बात की कि वहां पर मतलब अगर समाज, आज के समाज की कल्पना मत कीजिए जहाँ पे ये बहुत सामान्य सी बात है कि स्त्रियां काम पे जाती हैं। उस समाज की बात कीजिए जब पहला कदम स्त्री ने बाहर रखा होगा, इसलिए रखा होगा कि उसके घर की जरूरतों की पूर्ति पुरुष के द्वारा नहीं की जा रही है, और समाज जो है वो पुरुषवादी रहा है, वर्चस्व रहा है, और कई मायनों में अभी तक है। तो उस स्थिति में जब एक स्त्री अपने परिवार के पालन पोषण के लिए बाहर जाती है, वह काम करती है, तो घर में एक तनाव का होना स्वाभाविक है, और उस स्थिति में प्रत्येक पात्र की मनोवृत्ति जो है, व्यवहार जो है वो बदला सा दिखाई देता है। तो इस तरह से इस नाटक का ये हमारा इसको मतलब इस क्लास का हमारा ये उद्देश्य रहेगा कि हम इसकी घटनाओं को समझें, पात्रों को समझें, संवादों को जानें, देश काल वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को जानें, और ये जो नाटक है इसकी मंचीय प्रस्तुति कैसी है, भाषा शैली कैसी है, इस सब के बारे में बातचीत करें। तो मंचीय प्रस्तुति की अगर हम बात करते हैं तो यह नाटक मंचन में बहुत आसान नहीं है। हालांकि इसमें जो दृश्य है वो बहुत सामान्य है, मतलब मंच सज्जा की दृष्टि से इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें प्रकाश संयोजन बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ही हम किसी व्यक्ति के मनोविज्ञान को जानना चाहते हैं, मनोभाव को जानना चाहते हैं, तो उस वक्त में उसका हाव भाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और जैसे ही हम किसी चीज की प्रतीकात्मकता को दिखाना चाहते हैं, उस जगह पे भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रकाश का उचित संयोजन हो। पूरे मंच में अंधकार है और लाइट सिर्फ सावित्री पर पड़ रही है, तो अभी आपको पता चलेगा कि सावित्री का जो कैरेक्टर है वो प्रमुख है। तो इस तरह से जो प्रकाश संयोजन की व्यवस्था है वो इसमें बहुत आवश्यक है इस नाटक के लिए, और यही कारण है कि इसका मंचन बहुत छोटे रंगमंच पे करना थोड़ा मुश्किल होता है। सबसे पहले अब हम जानते हैं कथा वस्तु। कथा वस्तु यानी कि नाटक में स्टोरी क्या है, किस कथा पर आधारित है नाटक।
तो यह नाटक एक सार्थक और प्रामाणिक नाटक है। प्रामाणिक इसलिए है क्योंकि इसमें जिस बात की चर्चा की गई है, जिस तरह से परिवार के विघटन की बात की गई है, वह एक परिवार की बात नहीं है। और जो सावित्री है वो एक स्त्री नहीं है। जो रामदास है, मतलब जितने भी इसमें पात्र हैं, ऐसा नहीं है कि वह एक पात्र है और उनकी कहानी हम सुन रहे हैं, बल्कि वो पात्र जो है वो आपको हर घर में दिखेंगे। वैसा माहौल जो है वो आपको हर घर में दिखेगा। तो इसीलिए यह नाटक सार्थक और प्रामाणिक है। यह मध्य वर्गीय जीवन, कार्यकलाप, अनुभव, संबंध तथा परिवेश को रेखांकित करता है। परिवार के सदस्यों की अभिशप्त जिंदगी का यह एक प्रामाणिक दस्तावेज है। केवल भौतिक सुख सुविधाओं तथा क्षणिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए मृग मरीचिका में फंसकर पारिवारिक संपर्क टूट जाता है। पति पत्नी के बीच असंतुलन और असामंजस्य की विषम स्थिति है। परिवार में सब अधूरेपन की जिंदगी जी रहे हैं। और सबसे बड़ी त्रासदी और आश्चर्य की बात यह है कि कोई एक दूसरे से अलग भी नहीं रह पाता है। इस मध्यवित्त परिवार में, यहाँ पे मध्यवित्त इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक बड़ी समस्या जो यहाँ पे है वो वित्त को लेकर के है कि महेंद्र नाथ जो कि पति है। अब देखिए इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, पहले इसके बारे में जान लीजिए। महेंद्र नाथ पति है, उसकी पत्नी है सावित्री। ये दोनों इसमें मुख्य कैरेक्टर हैं। महेंद्र नाथ के 3 मित्र हैं। इन तीनों मित्रों के अलग अलग नाम हैं। वो 3 अलग सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं। और महेंद्र नाथ और सावित्री के 3 बच्चे हैं, 2 बेटी है और 1 बेटा है। तो ये इस कहानी के पात्र हैं। तो इसमें महेंद्र नाथ अपने मित्र जुनेजा के साथ मिलकर व्यवसाय करता था। घर में सोफा, कबर्ड, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, वॉशिंग मशीन, फ्रिज आदि सब कुछ था। किश्तों पर खरीदे गए थे। बच्चों की शिक्षा कॉन्वेंट स्कूल में हुई थी। एक सेकंड। पति पत्नी तथा बच्चे काफी शिक्षित, आर्थिक स्थिति में भी बहुत बढ़िया, काफी शिक्षित थे। आर्थिक स्थिति भी बहुत बढ़िया। समाज में उनका मान और मर्यादा, प्रतिष्ठा सब कुछ था। लेकिन व्यवसाय में नुकसान के लिए आर्थिक स्थिति धीरे धीरे, नुकसान होने के कारण आर्थिक स्थिति धीरे धीरे खराब हो जाती है। एक्सक्यूज मी। महेंद्रनाथ कर्जदार और बेरोजगार होने के कारण उनका जो बेटा है वो पढ़ाई छोड़ देता है और बेटी घर से भागकर शादी कर लेती है। वो जिससे शादी करती है उसमें भी एक ट्विस्ट है कि बेटी जिससे शादी करती है वो इनके घर आया जाया करते हैं और वो उसकी माँ के दोस्त होते हैं, सावित्री के। लेकिन बेटी जो है उसके प्रति आकर्षित होती है और उससे शादी कर लेती है। जो छोटी बेटी है वो उद्दंड होती जाती है। सावित्री बेहतर जिंदगी जीने की तमन्ना रखती है और वो अन्य पुरुष की तलाश में है। तलाश में नहीं कह सकते, मतलब कि ऐसा कह सकते हैं कि वो अन्य, मतलब जो कमी उसको महेंद्रनाथ में दिखती है, जैसे उसको कमी दिखती है कि इसके पास पैसा नहीं है तो वो किसी पैसे वाले पुरुष के लिए आकर्षित होती है, लेकिन वहां पर जब उसको देखती है तो उसको लगता है कि इसके भीतर कोई और कमी है। तो इस तरह से वह किसी अन्य पुरुष की तलाश में है। इस प्रकार परिवार के जो सदस्य हैं उनमें तनाव, घुटन, टूटन और असंतोष की स्थिति है। इस टूटते संबंध और बिखरते परिवार के चित्रण के जरिए नाट्यकार ने केंद्रीय सरोकार घर की तलाश की है कि घर क्या होता है। इसमें एक डायलॉग बहुत अच्छा है कि एक संवाद जिसमें उसकी बेटी कहती है कि वो बेटी अपने ससुराल से आती है, बिना सामान के आती है, वो बस ऐसे ही दिन गुजारने के लिए, मतलब ना दिन भर के लिए आती है। और वो कहती है कि मैं इस घर में आती हूँ और मैं ये महसूस करना चाहती हूँ कि वो कौन सी छाया है जो इस घर में मंडराती रहती है, और यही छाया मुझे अपने घर में भी महसूस होती है। यानी कि इस घर का जो असंतोष है, टूटन है, दुख है, विषाद है, उससे वो लड़की अलग नहीं रह पाती। वो सोचती है कि वो शादी कर लेगी, नए घर में जाएगी और इस माहौल से उसको छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा उसके साथ नहीं होता है। इस नाटक में हम आधुनिकता भी देखते हैं। आधुनिक शब्द की अगर हम बात करें तो इसके 3 अर्थ होते हैं। पहला होता है समय सापेक्ष, दूसरा है नवीनता का वाचक, एक विशेष उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण। आधुनिकता का संबंध यथार्थ और जीवंत दृष्टिकोण से होता है। इसका बोध 3 प्रकार से होता है: युग बोध, जीवन बोध और आत्मबोध। तो आधुनिक
जो शब्द है यहाँ पे वो युग बोध से ही अधिक प्रेरित है, क्योंकि इसकी कथा अधिकाधिक आधुनिकता बोध से युक्त है। इसमें मोहन राकेश ने इस नाटक में आधुनिक युगीन मध्य वर्गीय परिवार की सांस्कृतिक पारिवारिक विघटन को उजागर किया है, जो एक जीवंत दस्तावेज है। आधे अधूरे नाटक के आधुनिकता बोध को हम इस तरह से जान सकते हैं। पहला, परिवार। तो इस नाटक में आधुनिक मध्यम वर्गीय परिवार की सामाजिक, मानसिक तथा आर्थिक स्थितियों का चित्रण किया गया है। परिवार में मनांतर और मतांतर का मुख्य कारण धनाभाव है। अब बात जो शुरू होती है, आखिर सावित्री बाहर क्यों जाती है? क्योंकि उसके घर में धन का अभाव है। वो परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बाहर जाती है। जब वो बाहर जाती है तो उसको उसके घर में क्या परिवर्तन आता है? तो एक पिता जिसका कंट्रोल, हमारे जो भारतीय समाज है वो पितृसत्तात्मक है, तो एक पिता जिसका कंट्रोल होता है, घर पे नियंत्रण होता है, बच्चे उसकी ढाक करते हैं, पत्नी उससे दबती है, उसका मुख्य कारण क्या होता है? उसका एक मतलब अर्निंग कैपेसिटी होता है कि वह परिवार को चला रहा है, इसीलिए परिवार के सारे सदस्य उससे दबते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। लेकिन महेंद्र नाथ जब कमाता नहीं है तो उसके परिवार में पहले तो ये चीज टूट जाती है कि बच्चे उसकी इज्जत नहीं करते, क्योंकि बच्चे भी जानते हैं कि ये हमारे लिए नहीं कमा रहे, हमारी तो माँ कमा रही है, तो वहां पे बच्चे उसकी इज्जत कम करते हैं। पत्नी जो है वो खुद कमा रही है, वो परिवार को चला रही है, अब उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है? वो ये उम्मीद करती है कि अगर ये बाहर जाते थे तो मैं घर को संभाले रहती थी, बच्चों को संभाले रहती थी, आज मैं बाहर जाके काम कर रही हूँ तो मेरा घर मुझे उसी तरह संवरा हुआ मिले, मेरे बच्चे मुझे व्यवस्थित मिले। लेकिन महेंद्र नाथ ऐसा नहीं करता है, क्योंकि उसका जो मेल ईगो है या उसके मन में जो चलता है, वो क्या चाहता है, महेंद्र नाथ क्या चाहते हैं? तो उनको घर में पहले बहुत आदर सम्मान मिलता था, तो वो क्या चाहते हैं कि बच्चे मेरी वैसे ही इज्जत करें, मेरी पत्नी मुझसे वैसा ही प्रेम करे, और मैं जैसे पहले घर में रहता था बिल्कुल निश्चिंत, एक होता ना कि पत्नी लाके सब चीज दे रही है और पत्नी ने घर को व्यवस्थित कर रहा है, मैं कर रखा है, मैं बस उसमें रहता हूँ, तो ऐसा वो चाहती थी। लेकिन वास्तव में क्या होता है, तो उनको परिवार में वो सम्मान नहीं मिल पाता है, तो इसके कारण उनके परिवार में एक विघटन दिखाई देता है। पत्नी और बच्चों के रूखे व्यवहार से महेंद्र नाथ चुप चुप ही रहता है। अब परिवार का जो संबंध है वो खोखला और विरोधी है। इस नाटक में नाट्यकार ने महेंद्र नाथ और सावित्री के माध्यम से पारिवारिक संबंधों को दर्शाया है। सावित्री पति की परवाह न करके अन्य पुरुष के साथ पूर्णता की प्राप्ति के उद्देश्य से संपर्क रखती है, इसीलिए दोनों का जीवन कलहपूर्ण रहता है। अशांति और उपेक्षा का झूठा जीवन दोनों को झेलना पड़ता है। इसका प्रभाव बच्चों पर भी पड़ता है। अब सावित्री के साथ भी क्या है कि वो जो कमी अपने पति में देखती है, उस कमी को पूरा करने के लिए वो दूसरे पुरुष के साथ को पसंद करती है, और उससे दूसरे पुरुष के साथ वो अपने उद्देश्य की पूर्ति चाहती है, और इसके साथ साथ जो उसका जो कह सकते हैं कि जो मध्यम वर्गीय संस्कार है वो उसको पूरी तरह से समर्पित होने से रोकता है, और ऐसी स्थिति में उसका जो अन्य पुरुष के साथ संबंध है वो भी क्या एक द्वंद्व में रहता है, वो भी बहुत साफ नहीं रहता है। इसका प्रभाव बच्चों पर भी पड़ता है। परिवार में सदस्यों के भीतर एक खोखला संबंध दिखाई पड़ता है, कोई प्रेम नहीं, कोई लगाव नहीं दिखाई पड़ता है। भाव की बात करें तो जो आज का युग है वो क्या है, वो भौतिकवाद का युग है। प्रत्येक वस्तु की प्राप्ति के लिए लोगों को धन की जरूरत पड़ती है। परिवार में धन की कमी होने के कारण सदस्यों में झगड़ा शुरू हो जाता है। इस नाटक में राकेश अर्थाभाव की प्रवृत्ति को उजागर करता है। महेंद्र नाथ के पास जब पर्याप्त धन था तब सब उसका आदर करते थे, लेकिन जब वह व्यापार में असफल हो गया तब सब उसका निरादर करने लगे। पैसों के लिए सावित्री बड़े बड़े लोगों से संपर्क रखती है, जिसके कारण पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। बनावटी जीवन शैली, मध्य वर्गीय परिवार की जीवन शैली भी कृत्रिम, हम देखते हैं कि अगर हम मतलब बनावटी जीवन शैली की बात करें तो यहाँ पे जो सावित्री का घर है वो एक मध्यम वर्गीय परिवार है, और उसकी जीवन शैली बिल्कुल कृत्रिम और बनावटी है। जो वह नहीं है उसे वो अत्यंत आडंबर के साथ दिखाना चाहती है, और जैसे अपने को अमीर दिखाना, इस सब से क्या होता है कि कई गलत उपायों को अपनाना पड़ता है, और अंत में जो सच्चाई है वो समाज को पता चली जाती है। नाटक में हम बात करें प्रयोग धर्मिता की,
तो कथानक संबंधी प्रयोग, इसका प्रयोग धर्मिता की बात करेंगे तो पहले हम कथानक संबंधी प्रयोग की बात करते हैं। इसका कथानक समकालीन समाज पर आधारित है। नाटककार ने एक मध्य वर्गीय परिवार के पारिवारिक मानव मूल्यों का विघटन दर्शाया है। पति पत्नी के बीच तनाव है, दोनों एक दूसरे से धन के अभाव हेतु असंतुष्ट हैं। व्यवसाय में जब लाभ होता था तब परिवार ठीक था, लेकिन जब हानि हुई तब सदस्यों में झगड़ा शुरू हो गया। इसी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सावित्री गलत रास्ता अपनाती है। बच्चे भी घुटन महसूस करके, खराब कार्य करके बदनाम होते हैं। इस तरह घर में अशांति फैल जाती है और सदस्यों के बीच जो एक आंतरिकता होती है, एक इंटरनल बॉन्ड होता है, वो नष्ट हो जाती है। चरित्र संबंधी प्रयोग की बात करते हैं तो आधे अधूरे नाटक में मोहन राकेश ने पात्रों के नामकरण में नवीन प्रयोग किया है। मुख्य चरित्रों का नाम तो दिया है, तत्सहित पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3, पुरुष 4, स्त्री, लड़का, लड़की ऐसे भी दिया है। इससे मध्य वर्गीय परिवार के सदस्यों के बीच परस्पर प्रेम और लगाव का भाव तो रहता है, और झूठा अहंकार, घृणा, दिखावा, आत्महीनता का भाव, ये सारा एक ही परिवार में होते हुए सब अलग अलग तरीके से बर्ताव मतलब करते हैं, जिससे एक नवीनता देखने को मिलती है। संवाद योजना संबंधी प्रयोग, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि नाटक में संवाद योजना जो है वो बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि इसी के आधार पे कहानी आगे बढ़ती है। तो साहित्य में विभिन्न चरित्रों के बीच होने वाला कथोपकथन ही संवाद योजना है। इस नाटक में राकेश जी ने संवादों के शब्दों में सांकेतिकता का प्रयोग किया है। उन्होंने सांकेतिकता के तत्वों का समावेश करने के लिए, जैसे वो कुछ कह रही है और कहते कहते चुप हो जाती है और उसके बाद डॉट 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 है, यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वाक्य वहीं खत्म नहीं हुआ है, उसके मन में बाकी चीजें हैं। इसी तरह योजक चिन्ह, इन सब का प्रयोग किया है। इनसे उन्होंने चरित्रों की स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए आंगिक, कायिक अभिनय, उतार चढ़ाव, हाव भाव आदि से संवाद का नवीन प्रयोग भी किया है। जैसे कहीं पर उनकी बेटी जो है वो कंधे उचकाकर कहती है, यानी कि वह एक तरह से इग्नोरेंस को दिखाता है। तो इन सारी चीजों का जो प्रयोग है वो बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। दृश्य योजना संबंधी प्रयोग, इस नाटक में 3 दरवाजों वाले कमरे का दृश्य प्रस्तुत किया गया है। इन्होंने कथानक में एक ही मध्यांतर का प्रयोग किया है, जिसे अंतराल विकल कहा गया है। समस्त दृश्य योजना केवल एक ही सेट या दृश्य पर प्रस्तुत किया गया है, जो एक नूतन प्रयोग है। कम स्थान और कम समय में नाटक का कथानक सफलता के साथ दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत हो जाता है। विशिष्ट ध्वनि तथा भाषा संबंधी प्रयोग की बात करें तो इस नाटक का भाषा शिल्प अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बोलचाल की भाषा है, जो अत्यंत सरल और बोधगम्य है। शब्दों का चयन, क्रमानुसार प्रयोग और संयोजन बहुत प्रभावपूर्ण है। नाटक में भाषाई कुशलता पाई जाती है, जिसे दर्शक पसंद भी करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह निश्चित है कि इस नाटक के कथानक, चरित्रांकन, संवाद योजना, रंगमंचीयता, दृश्य योजना तथा भाषा शिल्प आदि में नवीन प्रयोग पाए जाते हैं, जिसके कारण मोहन राकेश जैसे नाटककार, इस नाटक के कारण उन्हें काफी ख्याति मिली है। इस नाटक का जो आधार है वह स्त्री पुरुष के संबंधों का विश्लेषण है। आधे अधूरे कौन है? स्त्री और पुरुष है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता है, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमी होती है। तो और उसी कमी को एक्सेप्ट ना करना भटकाव की ओर ले जाता है। आखिर व्यक्ति खुद को आधा अधूरा क्यों महसूस करता है? वो ये क्यों नहीं सोचता कि हर एक व्यक्ति अधूरा है? और ऐसी सोच रखने के बाद जो चीजें हैं वो और साफ हो जाएंगी और जो भटकाव है वो कम होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि स्त्री पुरुष के संबंधों का विश्लेषण किया गया है। उन्होंने इस नाटक में आधे अधूरे में एक मध्य वर्गीय शहरी परिवार को दर्शाया है। एक सेकेंड, एक इशू आ रहा है मुझे।
थोड़ा सा यहाँ डिस्टरबेंस हो गया, लेकिन अंधेरा सा हो रहा था, इसीलिए थोड़ा सा ऊपर करना जरूरी था। तो हम बात कर रहे थे नाटक में स्त्री पुरुष के संबंधों के विश्लेषण की। तो मोहन राकेश का नाटक आधे अधूरे एक मध्य वर्गीय शहरी परिवार का नाटक है। इसमें स्त्री पुरुष कौन कौन है? सावित्री और महेंद्रनाथ। तो उनके परस्पर में प्रेम, घृणा, लगाव, अलगाव, द्वेष, विद्वेष, संतोष, असंतोष, इन भावों का मार्मिक चित्रण हुआ है। नाटककार ने एक संपूर्ण घर की तलाश का उत्तरदायित्व सावित्री को सौंपा है, परंतु आर्थिक स्थिति बिगड़ जाने के कारण वह अपने पति के अलावा अन्य पुरुषों के साथ संपर्क रखती है। परिवार के सदस्यों में आत्मीयता नहीं रहती। सावित्री भी अपने उद्देश्य को हासिल करने में असफल रहती है और अंत में पुनः अपने घर को लौटती है। नाटककार ने इस मध्यवित्त परिवार के बहाने हमारे समसामयिक समाज का चित्र प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया है। आजकल ऐसी घटनाएं प्रायः परिवार में घटित होती हैं। अतः यह नाटक एक परिवार की विघटन कथा है और मानवीय रिश्तों तथा मूल्यों के टूटने की गाथा भी। वास्तव में जब पति पत्नी का संपर्क ठीक नहीं रहता, तब पूरे परिवार को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है और सबसे ज्यादा इसमें प्रभावित होते हैं बच्चे, क्योंकि उनको उचित जो मार्गदर्शन है माता पिता का वो नहीं मिल पाता और घर का कलहपूर्ण वातावरण उनके मानस पटल पर बहुत असर डालता है। अब हम बात करेंगे कि नाटक में कौन कौन से चरित्र हैं, किस तरह से उनका चरित्रांकन किया गया है। तो आधे अधूरे नाटक एक चरित्र प्रधान नाटक है। नाटककार मोहन राकेश ने अपनी रचना को पुरुष प्रधान बनाने का प्रयत्न किया है, लेकिन सावित्री जो है वही इस नाटक में मुख्य किरदार के रूप में उभरती है। सावित्री इस नाटक की नायिका है जो महेंद्रनाथ की पत्नी है। वह अपने स्वाभिमान को सुरक्षित रखने वाली एक स्वावलंबी स्त्री पात्र है। वह अपने जीवन में, परिवार में तथा सब में संपूर्णता चाहती है। जीवन में अधिक सुख शांति, विलास, व्यसन की आकांक्षा के कारण वह अपने पति से रिश्ता तोड़कर दूसरा पुरुष तलाश करती है जो उसके पति की तरह आधा अधूरा ना हो। इसीलिए वह जुनेजा, मनोज, शिवजीत और सिंघानिया जैसे पुरुषों से संपर्क रखती है और अंत में फिर घर वापस लौटती है। यही विडंबना है कि उसकी सारी महत्वाकांक्षाएं अपूर्ण रह जाती हैं और वह वैसे ही आधी अधूरी रह जाती है। सावित्री आर्थिक रूप से परिवार की धुरी है, क्योंकि जैसे हमने बात की कि जब महेंद्रनाथ बेकार बैठता है तब वह नौकरी करके सबका पालन पोषण करती है। तो इस तरह से वह आधुनिक नारी का प्रतिनिधित्व करते हुए पूरे परिवार की जिम्मेदारी को संभालती है। लेकिन आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए वह अन्य पुरुषों के साथ संपर्क रखती है, जिससे उसे चरित्रहीन करार दिया जाता है। वह वित्तीय मानसिकता का शिकार है, इसीलिए वह अन्य पुरुषों से रिश्ता जोड़ती है। उसमें पहले से ऐश्वर्य और धन के प्रति अधिक लगाव था। अब यहाँ पे जो कमी वह अपने पति में देखती है, उस कमी को दूर करने के लिए, जैसे वो देखती है कि उसका पति बेरोजगार है, बेकार है, तो वह ऐसे लोगों को पसंद करती है जिसके पास धन है, पैसा है, पद है, जिसके कारण उसे विपथगामिनी होना पड़ा। महेंद्रनाथ से उसे बहुत कुछ पाने की इच्छा थी, परंतु उसकी बेकारी ने ही उसे गलत रास्ता अपनाने को मजबूर कर दिया। अपनी सुख सुविधाओं की चाह तथा परिवार की खुशी के लिए उसने नरक का रास्ता अपनाया। एक और उसके सिर पर घर चलाने का भारी बोझ था और दूसरी तरफ जीवन में स्वार्थ की पूर्ति ना होने की तीखी कचोट, क्योंकि वह जो पाना चाहती थी उसको तो वो मिला नहीं। तो पूरे नाटक में हम देखते हैं कि सावित्री का जो चरित्र है वो मुख्य है। नाटक के प्रारंभ से लेकर अंत तक वह सारी घटनाओं से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़ी हुई है। वह एक नहीं अनेक प्रकार की भूमिकाओं का निर्वाह करती है। सब उसकी कमाई पर आश्रित हैं, सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर लेती है, लेकिन उसे पूर्णता प्राप्त नहीं होती। वह असफल ही रहती है, एक आधा अधूरा जीवन बिताती है। दूसरा मुख्य पात्र है महेंद्रनाथ, जो इस कथा का नायक है। सावित्री का पति है, दोस्त से मिलकर व्यवसाय करता है, लेकिन व्यवसाय में नुकसान होने के कारण वह बेकार बैठता है।
वह परिस्थितियों से टकरा टकरा कर टूट चुका है, सावित्री पर निर्भर है। उसका कोई व्यक्तित्व चिंतन नहीं है। छोटी छोटी बातों में भी वह दूसरों पर निर्भर रहता है। वह कभी कभी पत्नी के प्रेमियों के प्रवेश से दुखी और कभी खूंखार बनकर घर से भाग जाता है। सबसे अपमानित होकर अपने मित्र जुनेजा के घर में रहने लगता है, लेकिन ब्लड प्रेशर की बीमारी के कारण वह फिर अपने घर लौट आता है। नाटक में कहीं भी उसे गौरव सम्मान नहीं मिला है। सहायक पात्र में अशोक, यह महेंद्र नाथ का बेटा है। 21 साल का होकर भी बेकार है। इसका कोई काम धंधा नहीं है। यह अपनी छल भरी हंसी से युवा पीढ़ी को कष्ट पहुंचाता है। वह विशेषकर फिल्म अभिनेत्रियों की तस्वीरों तथा अश्लील किताबों में रुचि रखता है। इसके बाद है जुनेजा, जो कि महेंद्र नाथ का मित्र है। काफी पैसा वाला है। दोनों मिलकर व्यापार करते हैं, परंतु बाद में असफल होते हैं। वह दोस्त से स्वार्थ के लिए हमदर्दी रखता है। इसके बाद है शिवजीत। यह दोगले किस्म का चरित्र है। उच्च शिक्षित और अनुभवी होने के बावजूद वह सही आदमी नहीं है। स्वार्थी है और हमेशा अपने काम से ही मतलब रखता है। इसके बाद है जगमोहन। जगमोहन एक निष्ठ न होकर जिंदा दिल वाला आदमी है। बहुत खर्चीला है और मीठा बोलकर दूसरों को आकर्षित करता है। बड़े लोगों के साथ खूब संबंध जोड़ता है। इसके बाद है मनोज। मनोज सही आदमी उसको नहीं कहा जा सकता है। वह काम वासना में लिप्त है। सावित्री से जब प्रेम करता है तब भी उसके भीतर वही भावना रहती है, और जैसे ही उसको मौका मिलता है वह उसकी बेटी बिन्नी को लेकर भाग जाता है। सिंघानिया। सिंघानिया एक कामुक पुरुष है। वह पहले सावित्री के साथ संपर्क रखता है। फिर है बिन्नी। तो पहले सावित्री के साथ संपर्क रखता है और फिर उसकी बेटी बिन्नी पर नजर डालता है। महेंद्र नाथ की बड़ी बेटी बिन्नी है। वह अपने माँ के प्रेमी मनोज से विवाह कर बैठी है। अब वह दुखी और निराश है। किन्नी महेंद्र नाथ की छोटी बेटी है। वह उद्दंड और विद्रोह करने वाली है। जिद्दी, स्वार्थी, मुंहफट और सिर चढ़ी स्वभाव की है और यौन संपर्क में रुचि रखती है। क्योंकि जब बच्चों के पास कोई गाइडेंस नहीं है, माता पिता का साथ नहीं है, तो भटकाव जो है वो स्वाभाविक है। उसके पास एक किताब मिलती है और यही दोनों भाई बहन में संवाद होता है कि भाई बताता है कि मैंने इसके पास वो किताब देखी और बहन कहती है कि मैंने भाई के पास देखी, और इस तरह से परिवार में आप सोच सकते हैं कि वो कैसा माहौल होगा जब इस तरह की बातें घर के भीतर हो रही हैं। नाटक में संवाद योजना की बात करें तो नाटक में संवाद साधारण और स्वाभाविक हैं, लेकिन इनके व्यंग्यात्मक अर्थ बड़े गंभीर हैं। जैसे महेंद्र नाथ पूछते हैं, आ गई दफ्तर से? लगता है आज बस जल्दी मिल गई। यह संवाद वैसे तो सामान्य लगता है, लेकिन यह महेंद्र नाथ का सावित्री के प्रति व्यंग है, जो सावित्री भी अच्छी तरह से समझ लेती है। सिंघानिया और जगमोहन के प्रति भी महेंद्र नाथ का व्यंग है। महेंद्र नाथ, आदमी जो जवाब दे वह उसके चेहरे से भी तो झलकना चाहिए। इस उदाहरण में बिन्नी के जवाब पर महेंद्र नाथ की यह टिप्पणी देख सकते हैं, जिसमें आज के व्यक्ति की मानसिकता और विषमता का संकेत बिन्नी के अंतर्द्वंद और आंतरिकता से अलग है। सावित्री, ओह ओह। अब इन शब्दों से सावित्री के मन के झुंझलाहट, करुवाहट और दमित आक्रोश की सूचना मिलती है। तो नाटककार ने भिन्न भिन्न चरित्रों द्वारा उनकी मुख मुद्राओं, भाव भंगिमाओं, रंग चर्चाओं से बनने वाले दृश्य बिंबों का प्रयोग किया है। जैसे एक ही अभिनेता पर 5 मुखौटे बिल्कुल एक जैसे हैं। लोग अलग अलग, लेकिन मुखौटा सबका एक ही। नाटककार मोहन राकेश ने स्त्री का संघर्ष, अंतर्द्वंद, छटपटाहट आदि उसकी थकी हारी भाव भंगिमाओं से स्पष्ट मालूम होता है। स्त्री कई कुछ संभाले बाहर से आती है। कई कुछ में कुछ घर का है, कुछ दफ्तर का है, कुछ अपने चेहरे पर दिन भर के काम की थकान है और इतने चीजों के साथ चलकर आने की उलझन है। इससे स्त्री की विवशता और उसके प्रति सहानुभूति की भावना भी स्पष्ट होती है। सावित्री, गले की माला को उंगली में लपेटते हुए झटका लगाने से माला टूट जाती है। परेशान होकर वह माला को उतार देती है और जाकर कवर्ड से दूसरी माला निकाल लेती है। यह माला शब्द सावित्री की मन स्थिति का द्योतक है। इसके दाने घर के सदस्यों के प्रतीक हैं, जिन्हें सावित्री एक सूत्र में बांधने रखने का प्रयत्न करती है, लेकिन फिर भी वह असफल रहती है। बेटे अशोक के निष्ठुर बर्ताव से दुखी होकर वह जगमोहन के साथ अपना नया संसार बनाने की सोचती है, जिसे पुरानी माला टूटने और नई माला पहनने की सूचना मिलती है। इस तरह नाटककार ने धूल, हवा, फाइल, पर्स,
आदि अनेक सामान्य शब्दों का प्रयोग करके नए अर्थ देने का प्रयास किया है। उन्होंने प्रायः प्रचलित और रोजमर्रा जिंदगी में प्रयुक्त शब्दों तथा मामूली सी चीजों को प्रतीक के रूप में भी प्रयोग किया है। इस संपूर्ण नाटक के संवाद प्रायः छोटे छोटे, सघन और प्रखर हैं। प्रत्येक पात्र के संवाद में प्रयुक्त शब्दार्थ जाने बिना हम केवल ध्वनि तथा उच्चारण से चरित्र को जान सकते हैं। इस तरह उन्होंने सही नाटकीय संवादों का सार्थक प्रयोग किया है। नाटक में देशकाल वातावरण। आधे अधूरे का देशकाल वातावरण समकाल शहरी मध्यवर्गीय जीवन के यथार्थ से संबंध रखता है। नाटककार ने महानगरीय देशकाल वातावरण में उच्च मध्य वर्ग से हटकर निम्न मध्य वर्ग के एक विखंडित परिवार का चित्रण किया है। इसमें विशेषकर स्त्री पुरुष संबंधों तथा आर्थिक परिस्थितियों के कारण झगड़ों को गहराई से रेखांकित किया गया है। पति पत्नी के संबंधों में तनाव, घुटन और संघर्ष का चित्रण है। महेंद्रनाथ के अलावा अन्य सहायक चरित्रों में भी वातावरण का चित्रण का उल्लेख महत्वपूर्ण है। इसकी सामाजिक, मानसिक और आर्थिक स्थिति में काफी अंतर है। इसमें अशोक और वर्णा के प्रेम का संकेत, किन्नी और सुरेखा का वार्तालाप, सुरेखा के माता पिता के विवाहेतर संबंधों के संदर्भ से परिवेश अधिक प्रामाणिक बनता है। समय, स्थान और कार्य व्यापार के वातावरण से नाटक का कथ्य अत्यंत प्रभावशाली और विश्वसनीय हो जाता है। मोहन राकेश ने बहुत सोच समझकर चरित्रों के अनुकूल दृश्यों तथा वातावरणों को जीवंत और रचनात्मक बनाया है। नाटक में भाषा शैली, नाट्य संरचना और नाट्य संप्रेषण ये सारे देखने को मिलते हैं। मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे में समकालीन शब्द, मुहावरे तथा बोलचाल की सृजनात्मक भाषा की अभिव्यक्ति मिलती है। इसकी नाट्य भाषा शब्द, ध्वनि, मुद्रा और मौन आदि संश्लेषण से उपलब्ध है। इसकी भाषा शैली परिवार के पारस्परिक संबंधों के तनाव, बिखराव, अलगाव, संघर्ष, सहानुभूति, छटपटाहट और बौखलाहट आदि को जीने की भाषा में प्रस्तुत करती है। इसकी भाषा सहज, आत्मीय, बोधगम्य, स्वतः स्फूर्त, बिंबात्मक, आंतरिक और लयपूर्ण है। इस नाटक के नाट्य शिल्प या रंग शिल्प में नाटककार अपनी शैलियों, युक्तियों, पद्धतियों तथा उपकरणों का प्रयोग करता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें ध्वनि, शब्द, वाक्य संरचना, भाषाई दक्षता, दृश्यबंध, प्रकाश, वस्त्रभूषण और वेश विन्यास आदि सब कुछ शामिल है। यह मूलतः पश्चिमी यथार्थवादी शैली का नाटक है। इसका प्रारंभ पारंपरिक भारतीय शैली की प्रस्तावना से हुआ है। नाटककार ने प्रस्तावना के माध्यम से आम लोगों के सामान्य परिवार का नाटक बनाने का प्रयास किया है। हम देखते हैं कि यह नाटक रोचक नाट्य युक्तियों से संयुक्त है। शब्द समूह के विश्लेषण की दृष्टि से इसमें संस्कृत के तत्सम, उर्दू, फारसी तथा अंग्रेजी के शब्दों का भरपूर प्रयोग है। इसका कारण यह है कि ये बोलचाल की भाषा में लिखा गया है और जब हम बात करते हैं तो हमारी भाषा में ये मिलावट या फिर भाषा का यह रूप अपने आप ही आ जाता है। टूटे फूटे वाक्यों के अलावा प्रतिध्वनियात्मक शब्दों का प्रयोग है, जैसे हड़ताल, हड़ताल, बच्चा कच्चा, छोटी मोटी, करना धरना, मालवाल। इस तरह के ध्वनियों और ध्वनियात्मक शब्द जैसे तक, यक, उफ फो, भू, किटपिट, ओहो, आदि शब्दों का भी प्रयोग है। कुछ रोज के हाव भाव, तस्वीरों, कॉपियों, किताबों तथा फटे मोजों के अर्थपूर्ण प्रयोग भी उपलब्ध हैं, जिनसे औरतों की आंतरिक वेदना और खोखलापन प्रकट होता है। इसमें जो खास बात यह है कि संवाद के साथ साथ मौन को भी अत्यंत नाटकीय और अर्थगर्भित रूप में प्रयोग किया गया है। इसमें मोहन राकेश जी ने पात्रों के स्वभाव, मनोदशा, आयु के अनुकूल वेशभूषा को महत्व दिया है। इस तरह हम देखते हैं कि नाटककार ने अपने नाटक को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए नाट्य शिल्प की छोटी सी चीज को भी व्यवहारिक और संतुलित दृष्टि से संयोजित किया है। इसके साथ साथ नाटक के दृश्यबंध, संगीत और छायालोक का भी उपयोग हुआ है। इसकी रंगमंचीयता से समकालीन हिंदी रंगकर्म भी काफी समृद्ध हुआ है। नाटक का प्रतिपाद्य। मोहन राकेश का नाटक आधे अधूरे एक मध्यवर्गीय परिवार की विसंगतियों को उजागर करता है। यह नाटक स्त्री पुरुष के संबंधों, अमानवीय परिस्थितियों और पारस्परिक मनांतर का एक जीवंत दस्तावेज बनता है। इस नाटक में आधुनिक मध्यवर्गीय परिवार की सामाजिक, मानसिक और आर्थिक स्थितियों का यथार्थ चित्रण किया गया है। आर्थिक स्थिति खराब हो जाने के कारण घर के सदस्यों में स्नेह, श्रद्धा, प्रेम तथा आत्मीयता का अभाव हो गया है। महेंद्रनाथ मुखिया होने के बावजूद बेकार होकर अपनी पत्नी की कमाई पर निर्भर है।
सावित्री अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति तथा घर की स्थिति में सुधार लाने के लिए अन्य पुरुषों के साथ संपर्क रखती है। इसका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। इस प्रकार पारिवारिक विघटन की समस्या पर नाटककार ने प्रकाश डाला है। मोहन राकेश जी ने इस नाटक में परिवार के आपसी संबंधों के खोखलेपन, दिखावे तथा झूठे आडंबर को उजागर किया है। पति पत्नी के तनाव, घुटन, गाली गलौज, मारपीट आदि का प्रभाव बेटे बेटियों पर पड़ता है। बेटी बिन्नी अपने माँ के प्रेमी मनोज के साथ भाग जाती है। किन्नी किसी की परवाह नहीं करती और गंदी हरकतें करती है। बेटा अशोक घर में बैठकर अभिनेत्रियों की तस्वीरें काटता रहता है। संपूर्ण परिवार विघटन की कगार पे खड़ा है। परिवार चलाने के लिए सावित्री को नौकरी करनी पड़ती है। यही कारण है कि जिसके लिए वह जुनेजा, शिवजी, मनोज सिंघानिया और जगमोहन के साथ संपर्क रखती है। इसीलिए बच्चे आवारा, उद्दंड और चरित्रहीन बन जाते हैं। पूरे परिवार के सदस्य आधे अधूरे रह जाते हैं। किसी के जीवन में सुख, शांति, आनंद नहीं रहता है। इस तरह यह नाटक आधुनिक युग के आधे अधूरे परिवार तथा तनावपूर्ण पारस्परिक संबंधों को दर्शाता है। राकेश जी ने इस नाटक को एक नई दिशा प्रदान की है। मध्यवर्गीय परिवार की सामाजिक, मानसिक तथा आर्थिक स्थितियों का यथार्थ चित्रण नाटककार ने अत्यंत सफलतापूर्वक किया है। इस तरह निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि आधे अधूरे नाटक, एक्सक्यूज मी, कॉल है, लेना पड़ेगा। हेलो हेलो, हाँ ठीक है, हम क्लास कर लीजिए, बाद में कर लीजिए। कॉल आने के कारण थोड़ा सा, लेकिन ज़रूरी था। चलिए हम इसके निष्कर्ष की बात फिर से शुरू करते हैं। तो आधे अधूरे नाटक एक मध्यवर्गीय परिवार की विघटन की कहानी है। इसमें चरित्रों के जरिए मध्यवर्गीय शुष्कता और रिक्तता प्रकट होती है। परिवार में होने वाले दिखावा, कुंठा, झूठा अभिमान, आकांक्षा और अधूरेपन का नग्न रूप प्रदर्शित है। परिवार में मुखिया महेंद्र नाथ व्यवसाय में असफल है। पत्नी सावित्री अपने पति से असंतुष्ट है। घर की आर्थिक स्थिति तथा अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वह अन्य पुरुषों से संपर्क रखकर खुद बदनाम होती है और घर की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाती है। पूरा नाटक पारस्परिक द्वंद्व पर आधारित है। घर में हमेशा तनाव, झगड़ा, असंतोष और असंगत पूर्ण स्थितियां हैं। महेंद्रनाथ जीवन में असफल है। पत्नी सावित्री अधूरेपन से त्रस्त है और बच्चे विपथगामी हैं। किसी भी परिस्थिति में स्त्री पुरुष का संपर्क शांतिपूर्ण नहीं रहा, जैसे नाटकीय जीवन जीने के लिए उनका जन्म हुआ है। सावित्री के चरित्र में अधूरापन है। बेटी बिन्नी में घुटन और झुंझलाहट है और छोटी बेटी किन्नी में विद्रोह की प्रतिक्रिया है। बेटे अशोक में आक्रोश और व्यंग है। इस प्रकार नाटक समकालीन जीवन यथार्थ पर आधारित है। इसमें नाटककार ने स्त्री पुरुष के संबंधों में आते बदलाव को दर्शाया है। इसमें मध्य वर्ग की विशेषताओं तथा उसके संदर्भ में पारिवारिक समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है। पारिवारिक दायित्व एक अर्थ पिपासु तथा सुख सुविधाओं के लिए लालयित स्त्री का चरित्र, कमाऊ स्त्री तथा बेरोजगार पति का चरित्र एवं बिगड़े बच्चों का कार्यकलाप नाटक को अधिक सफल बनाता है। इस प्रकार आधे अधूरे नाटक का हिंदी नाटकों में महत्वपूर्ण स्थान है। मुझे उम्मीद है कि इस तरह से इस नाटक की कथा वस्तु क्या है, इसके जो तत्व है नाटक के वो किस तरह से इसमें आए हैं, चरित्र कौन कौन से हैं, किस प्रकार उन्होंने अपना मतलब उनका किरदार क्या है, ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको मिली होगी। और मुझे उम्मीद है कि इससे संबंधित जितने भी वैकल्पिक प्रश्न आते हैं आप उसका हल कर पाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको ऐप के ज़रिए जो इसके नोट्स होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए वो भी मैं आपको ज़रूर भेजने की कोशिश करूँगी। अब हम लोग कल फिर मिलते हैं, जिसमें हम लोग कवियों का जो परिचय है उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।